क्या हाल है साथियों। मैं हूँ विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं करंट अफेयर 2 फरवरी का। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ये देखेंगे हम लोग कंटेंट पूरा। और प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पूरा करंट अफेयर सेशन। यूपीएससी का ईपीएफओ, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज के जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो हैं आपके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। ठीक, सिल्क फेयर से रिलेटेड है। अगला है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। पोलियो हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें लगातार इस पर मेहनत करनी पड़ती है। एशिया प्रशांत मतलब आपका जो है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स। ठीक, पर्सनलाइज मतलब व्यक्तिगत वाली चीज़ है इसमें। ठीक, और आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिस्क इंडेक्स जो है 2021, इससे रिलेटेड देखेंगे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे दूसरा ये मनाया जा रहा है। और भारतीय सरकार और विश्व बैंक द्वारा स्टार्स परियोजना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 के कंप्लीट पेड ग्रुप हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़ होती है। टेस्ट सीरीज़ में भी जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं। ईपीएफओ में तो वीकली टेस्ट भी होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है आपका स्टडी मटेरियल जो है आपका पूरा स्टडी मटेरियल है, सब कुछ एक एक चीज़ में प्रोवाइड करी जाएगी। और ये टेस्ट मटेरियल हो चाहे स्टडी मटेरियल हो, ये सब कुछ जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। साथ ही डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप लोग कोई कितने भी डाउट्स जो भी आप पूछना चाहते हो, पूरा पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। ये डिस्कशन ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से और कोई नहीं करा रहा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो 8564880530 या फिर 8969606608 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आज जो इम्पोर्टेंट डे है आपका वो क्या है, 2 फरवरी का वर्ल्ड वेटलैंड डे है। मतलब कि जो आपने रामसार कन्वेंशन सुना होगा, ठीक है, रामसार से रिलेटेड जो है इंडिया में कितनी 42 हो चुकी हैं। अभी लद्दाख में लास्ट हुई है 100, क्या है 104, ये क्या नाम था आप लोग कमेंट करके जो बताइए। 104 या इस तरीके से एक लेक जो है उसको उसमें जोड़ा गया है। रामसार कन्वेंशन 1971 में 2 फरवरी को आया था अपने जो है फोर्स में। उसी दिन जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बनाया जाता है। ठीक, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। पहले समझेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है। ठीक, देखिए, टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी जी जो हैं, इन्होंने 31 जनवरी को इनॉग्रेट किया 8वां इंडिया का इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑन वर्चुअल पोर्टल। ठीक, सब कुछ कंप्यूटर पर खेला जा रहा है आजकल, रेशम भी उछल रहा है वहीं पे ही। की पॉइंट्स क्या है, यह मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है, जिसे भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के आभासी मंच के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, इसके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये किया गया है। ठीक, इंडिया का बिगेस्ट सिल्क फेयर है। ठीक है, 5 दिन का होता है, ये 4 फरवरी तक चलेगा। देखिए, इंडिया जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। फर्स्ट कौन है, चाइना है। और इंडिया में जो है आपके 4 तरीके के जो होते हैं सिल्क, वो सभी 4 तरीके के बनते हैं, मलबरी, इरी, टसर, मुगा। हालांकि एक और होता है जो आसाम में पाया जाता है, उसका नाम बताइए आप लोग। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में जो है 97% कौन सा होता है, रॉ मलबरी सिल्क बनता है। और इसमें जो इंडिया के 5 राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा जो है 97% तो यही इन्हीं राज्यों से बनता है। जो कौन कौन से हैं, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात। ठीक, साथ ही जो सिटी देखा जाए तो मैसूर और नॉर्थ बेंगलोर। अब देखिए, सिल्क क्या है, ये नेचुरल प्रोटीन है, फाइबर है। ठीक है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि यूज़ किया जा सकता है, आपका वस्त्रों में बुना जाता है। ठीक है, वोमन इनटू टेक्सटाइल। ये प्रोटीन फाइबर जो है इसमें क्या क्या होता है, फिब्रोइन होता है। और ये किससे बनता है, ये बनता है इंसेक्ट के लार्वा से, जिससे कि कोकून बन जाता है। कोकून से जो है फिर इसको सिल्क को निकालते हैं। ठीक है, यान निकालते हैं, आपने देखा होगा। ठीक, उसके बाद जो है कोकून का जो लार्वा जो है मलबरी सिल्क वॉर्म बन जाता है। कल्टीवेशन होता है सिल्क वर्क का, जिसको कहते हैं हम लोग सेरीकल्चर। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव। ठीक, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2021 के लिए राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस, ठीक है, आपका क्या है,
इम्यूनाइजेशन डे दिवस का शुभारंभ कर दिया। अब देखो पोलियो जो है वैसे तो इंडिया में ख़त्म हो चुका है 2011 से, मेरे ख्याल से जो है कोई उसके बाद से कोई भी जो है वाइल्ड पोलियो वायरस का जो है कोई भी केस नहीं मिला है। 2014 में WHO ने भी इसको मान लिया था हमारी बात को, और इंडिया को जो है पोलियो फ्री नेशन बना दिया है। हालांकि अभी भी जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो पाया जाता है। अच्छा देखो, पोलियो की जैसे सारी वैक्सीन बनती हैं वैसे पोलियो की भी जो वैक्सीन है ओरल वाली, ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें क्या होता है, एटीन्यूएटेड एटीनुएटेड EPFO वालों के लिए अच्छा वर्ड है ये। इसका जो है आप लोगों को सिनोनिम एंटोनिम मीनिंग और सेंटेंस मेकिंग जानना चाहिए। एटीन्यूएटेड जो है वायरस, पोलियो वायरस को जो है रखते हैं, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर टाइप का बना के उसको वायरस को जो है हमारे बच्चों में ओरल मतलब मुंह के थ्रू जो है उसको अंडर एंटर कराया जाता है। और जो भारत मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनकी अपनी जो प्रतिरक्षक वाली इम्यूनिटी जो होती है वो खुद उसको जो है ओवर पावर कर लेती है, ख़त्म कर देती है इस वायरस को। ठीक, अगली बार जब अगर मान लो गलती से जो है असली में पोलियो वायरस पहुंच गया तो उसको और तेज़ी से ख़त्म कर देती है। यही तो होता है ना वायरस में। तो यहाँ पे जो है OPV किया था, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि एटीन्यूएटेड तो जा रहा है ना। अब बच्चे जो है मान लीजिए उनको अच्छे से नहीं मिली, रहन सहन जो नहीं अच्छा है, उनको जो है उनका इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई किसी कारणवश, या फिर गंदे पानी में पी रहे हैं, या फिर गंदा खाना खा रहे हैं, या फिर शौच वौच की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या होता है कि इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हुई तो जो ये एटीन्यूएटेड वायरस होता है कभी कभार ये बिल्कुल बचा कुचा कहीं से निकल के छोटा सा, और फिर ये मल्टीप्लाई होकर इसको पोलियोग्रस्त कर देता है बच्चे को। तो इससे बचने के लिए क्या है कि अब इंजेक्टेबल वाले जो है किए जा रहे हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पे तो रामनाथ कोविंद जी ने वहीं वाले किए हैं, लेकिन इंजेक्टेबल वाला जो होता है उसमें ये चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि पनप पाए किसी तरीके से भी पोलियो वायरस, वाइल्ड पोलियो वायरस। उसमें क्या होता है कि भैया वो किल्ड वाले वायरस होते हैं, मतलब मरे ही हुए होते हैं। तो पूरी चीज़ों में आ गई, ये इसमें नहीं दे रखी है। मैंने इसको अलग से बताया पूरा जो है वैल्यूडेशन के तरीके से। ठीक, और आप लोगों को मैंने बता रखा है कि नोटबुक बनानी है आप लोगों को। नोटबुक में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और जो मैं वैल्यूडेशन करता हूँ उसी को ही सिर्फ लिखा करिए, ताकि आखिरी में आपके लिए ये वाला जो नोटबुक है ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित हो करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। ठीक, करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाता है, और जो है सामान्य ज्ञान या जनरल स्टडीज़ का बैकग्राउंड का भी काफ़ी चीज़ें आप लोग की रिवाइज हो जाएंगी इसी से ही। 31 जनवरी को जो है पोलियो वैक्सीनेशन डे बोला बनाया जाता है हमारे यहाँ, और इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोला जाता है, पोलियो रविवार भी बोलते हैं। पोलियो का वैसे वैक्सीनेशन जो शेड्यूल था 17 जनवरी को, लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि कोविड की वैक्सीन लगेगी 16 जनवरी से, तो इसलिए जो है इसको इस बार खिसका दिया गया आगे। और इंडिया में वहीं 2011 में पाया गया था। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया। और इंडिया जो है कंडक्ट करता है 1 नेशन वाइड NID यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, और 2 सब नेशनल मतलब जो है आपका इम्यूनाइजेशन डे, उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस करता है फॉर पोलियो एवरी ईयर, हर साल, टू मेंटेन द पोलियो इम्यूनिटी पॉपुलेशन इम्यूनिटी बनी रहे अगेंस्ट द वाइल्ड पोलियो वायरस। ठीक, एंड सस्टेन इट्स पोलियो फ्री स्टेटस। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है, तो उससे हमें सतर्क करना पड़ता है। कई लोग जो वहाँ से आ रहे हैं उनकी देख रेख करनी पड़ती है कि उनको पोलियो वायरस तो नहीं है। NID क्या है, ये आपका कब से चालू हुआ है, 95 से। ठीक, मेंटेनिंग ऑफ ए पोलियो फ्री स्टेटस 10 साल से, ये बहुत बड़ी भारत की, मतलब आप लोग जैसे बेस्ट स्टोरीज़ में इंडिया के जो है ऐसे वैसे लिखते हो, तो उसमें पोलियो फ्री स्टेटस, स्पेस टेक्नोलॉजी, मार्स मिशन, ठीक है ना, आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, आपका IT सेक्टर, ये सब जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लिखा करो, ताकि आपका ऐसे जो है वो ऐसा ना लगा कि आप बिल्कुल निगेटिव ही हो। ठीक, पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं भारत में, और उसको हमें जो है खुद भी उसको समझना चाहिए, उनको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और वहाँ पे लिखना भी चाहिए। ठीक, फ्रॉम दिस इवेंट अदर मतलब कई सारी चीज़ें हैं। पोलियो एरेडिकेशन अचीव द माइलस्टोन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आगे ना फैले, ये सारी चीज़ें हैं। डिसेबल्ड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से। इसमें पर्सन जो होता है उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है इन्फेक्ट हो जाती है, इससे कि उसको मतलब लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक, या कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है। और इसमें यही है कि इसके तहत कमजोरी अक्सर पैरों में होती है, तो और लेकिन सिर, गर्दन और डायफ्राम भी मांसपेशियाँ भी कमज़ोर पाई जा सकती हैं, कार्यान्वित होती हैं पोलियो। अच्छा,
भारत में तो पहले बताया कि किस दिन होता है, लेकिन वर्ल्ड पोलियो डे कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड का पूछ रहा है कि इंडिया का पूछ रहा है। ठीक। अब एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स 2020 निकाला गया है। ये किसने निकाला? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला है। ठीक। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूचकांक या फिर रिपोर्ट निकालता है, इसकी एक लिस्ट आप लोग जरूर बनाइए लिखित में। ठीक। आप लोग जो पेड ग्रुप में इसको लिख के इवेलुएट करा लीजिएगा। और इसमें जो है आपका ये इट इज़ डेवलप्ड बाय द कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर स्टडीज़ इन द पार्टनरशिप विद रोके। ठीक, रोच, इसको कर सकते हो। तो ये अब देखो इसमें क्या है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही है, व्यक्तिकृत, यानी कि जैसे मान लीजिए एक आदमी बी है, दूसरा बी ए है, दूसरा बी है, तीसरा कोई है सी है, डी है। तो हर एक व्यक्ति के अनुसार पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स बनाया जाएगा। ठीक। तो एशिया पैसिफिक में ये बात हो रही है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ किया है, डेवलप किया गया है कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट के द्वारा रोच के साथ मिलके। फीचर इसके यही है कि इंडेक्स सिर्फ पहला ऐसा है जो कि यूनिक ओवरव्यू देता है, पर्सनलाइज वाली बात, और 11 कंट्रीज़ जो एशिया पैसिफिक में उनको कवर करता है। इसमें 4 जो है कैटेगरी हैं और 27 इसमें जो कि बताते हैं वाइटल साइन। ठीक, महत्वपूर्ण सूचक जो हैं क्या क्या हैं, और थ्रू 27 इंडिकेटर, 27 संकेतक हैं 4 कैटेगरी के अंतर। तो स्वास्थ्य सूचना प्रदर्शक, ठीक, स्वास्थ्य सेवा संकेतक, व्यक्तिक प्रौद्योगिक संकेतक, नीति संदर्भ संकेतक। तो इसको देखो ऐसे ही पूछ भी सकता है वहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक, मलेशिया है, ताइवान है, जापान है, थाईलैंड है, आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक, और इसमें साउथ कोरिया है। तो इस तरीके से 11 कंट्रीज़ हैं इसमें। सिंगापुर सबसे अच्छा है, इसके बाद जो है ताइवान सेकंड पे है, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे और चौथे नंबर पे, इंडोनेशिया सबसे नीचे है। ठीक, भारत जो है वो 11वें नंबर 10वें नंबर पे है, एक बस जस्ट एक ऊपर है, सेकंड लास्ट है। और इसमें जो है अलग अलग जो इंडिकेटर, इंफॉर्मेशन इंडिकेटर, सर्विसेज, इन सब में देखिए 10वें 11वें मतलब हेल्थ सर्विसेज जो वाला जो इंडिकेटर यहाँ पे बताया था ना, ये हेल्थ सर्विसेज इंडिकेटर इसमें सबसे लास्ट में, ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले। पॉलिसी कंटेक्स्ट जो है आपका इंडिकेटर में 5वें नंबर पे। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसकी स्थापना 1946 में हुई। ये अर्थशास्त्री समूह का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है, मतलब कि आपका जो है रिसर्च एनालिसिस करता है ये। ठीक, भारत में रॉ जो है और आईबी के बीच में आप लोग को थोड़ा सा आज खाली 2-3 पॉइंट लिखने हैं, डिफरेंस लिखने हैं, सिमिलैरिटीज़ लिखने हैं। ठीक, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में। तो रिसर्च एनालिसिस जो डिवीज़न है इकोनॉमिक्स ग्रुप का, और ये फोरकास्ट करते हैं, पहले से बताएंगे, एडवाइजरी करते हैं, और ये हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में लंदन में है इनका हेडक्वार्टर। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 का। ठीक, यानी कि रिस्क इंडेक्स। ये कौन रिलीज़ करता है? बॉन में, मतलब जर्मनी में एक पर्यावरण थिंक टैंक है जिसका नाम है जर्मन वॉच। ठीक, अब इसमें देखिए ये इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस किसके डेटा पे ये जो है सूचकांक बनाया गया है? म्यूनिक के री नेट कैट सर्विस के जो डेटा था उस पर डेटा काम करते हुए जर्मन वॉच ने जो है ये क्लाइमेट रिस्क वाला जो है इंडेक्स बनाया है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इसमें ये 16वां संस्करण है, हाँ एडिशन है, और ये एनुअली आता है, यानी 16 साल से बना रहा है। और उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट, ये भी हम लोगों ने कवर किया था कुछ दिन पहले, ये भी अभी हेल्ड हुआ है 25 और 26 जनवरी को नीदरलैंड में। ठीक, एडाप्टेशन मैंने आपको बताया था, मिटिगेशन आप लोगों को बताया था क्या होता है, लॉस एंड डैमेज बताया था आप लोग क्या होता है। क्या कमेंट करके आप लोग बताओगे मिटिगेशन और एडाप्टेशन से कैसे डिफरेंट है? ठीक, अच्छा, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है कि इम्पैक्ट क्या होगा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का, जैसे कि स्टॉर्म आ रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक, ये सब क्या है, मतलब सूखा पड़ रहा है। तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है किसी कंट्री पे, उसकी अर्थव्यवस्था पे, उसको एनालिसिस किया जाता है वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स के हिसाब से। ठीक, फाइंडिंग इसमें यही है कि भाई साहब
4,75,000 पीपल जो है वो लॉस हो चुकी है उनकी लाइफ, और 11,000 एक्सट्रीम वेदर इवेंट आए हैं 2000 से 2019 के बीच में, मतलब 20 सालों में। और पोर्टो रिको जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कंट्री है, इसके बाद मोजम्बिक और जिम्बाब्वे है सेकंड और थर्ड, ठीक। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7वीं है, याद रखना। और इंडिया जो है रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ फैटिलिटीज़। 2019 देखा जाए तो जितनी जो नुकसान हुआ है, मृत्यु हुई है, वो सबसे ज़्यादा हुई है भारत में। और लॉसेस इन यूएस डॉलर, लॉसेस भी सबसे ज़्यादा हुए हैं। मॉनसून जो है बहुत 1 महीना ज़्यादा चला नॉर्मल से इंडिया में 2019 में, ये भी कारण है। और 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए इंडिया में, जिसमें से 6 तो सीवियर थे। अच्छा, साइक्लोन जो होते हैं जिनका नेमिंग होता है उससे रिलेटेड मैंने जो है क्वेश्चन ऑफ द डे इसी ओनली करंट अफेयर के चैनल पे अपने जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर नेमिंग ऑफ साइक्लोन और सबको दिया है। पूरी प्लेलिस्ट जो फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आप बैठ के, जैसे आपको नहीं मान लीजिए पढ़ने मन कर रहा तो एक बार उसको वीडियो जो है आराम से देख लीजिए, या फिर खाना वाना खा रहे हैं तो उस समय उसको वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोग का जो है टाइम वेस्ट ना हो। गाड़ी बढ़ती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, और अगर रुक जाए तो एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा। जनमन वॉच क्या है, ये 1991 में चालू हुआ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर सरकारी संगठन है। बॉन जर्मनी में हुआ है। व्यापार और पर्यावरण, ट्रेड और एनवायरनमेंट पर सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी क्या है और वो कैसे प्रभावित करता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, यानी कि उपेक्षित। अपेक्षित और उपेक्षित में डिफरेंस होता है। उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, ठीक, ये 30 जनवरी को मनाया गया और ये सेकंड था, ठीक, सेकंड था। पहला जो है पिछले साल था 2020 में। कुतुब मीनार, मतलब कई सारे ऐसे लैंडमार्क हैं जिन जो जलते हैं तो ये शो करते हैं कि साइन ऑफ यूनिटी टू कॉम्बैट द, मतलब कि हम लड़ रहे हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ पे। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो नेग्लेक्टेड है, जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन बड़ी खतरनाक हो गई, तो उस पर हम लोग को साथ में लड़ना है, भिड़ना है, उनको ख़त्म करना है। उससे लिए सबसे पहले क्या है कि जागरूक बनाना है। जागरूक बनाने के लिए क्या है कि कई सारे लैंडमार्क होते हैं, उनको जो है उसको वहाँ बल्ब वल्ब लगा के उसको जलाया जाता है, और वो ये शो करता है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस को जो है के लिए इससे लड़ने के विरुद्ध हम लोग का काम चल रहा है। तो इस बार कुतुब मीनार को, ये कुतुब मीनार पे मतलब ये लाइट अप हुआ था 50 सालों में। उन 50 स्थलों में से एक था जिसमें उपेक्षित कटिबंधीय रोगों का मुकाबला करने के लिए एकता की निकाय से प्रज्वलित किया गया था, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि जो हर 20% जो दुनिया के लोग हैं वो एनटीडी से जो है ग्रसित ग्रसित हैं, और ये हाईलाइट करता है कि ग्लोबल कम्युनिटी का कमिटमेंट क्या है एनटीडी से रिलेटेड, ठीक। जो डिजीज़ होती हैं वो कॉज करती हैं इमेजरेबल, मतलब आप उसको ये नहीं देख सकते हो कि कितना ज़्यादा, मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते हो आप, ठीक। और इसमें सफरिंग बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर किसको सफरिंग ज़्यादा तो होती है, ऐसी कम्युनिटीज़ को, ऐसे समुदाय को जो ऑलरेडी हाशिए पे हैं, गरीब लोग और मतलब वाले सब, ठीक है। तो आपका इंडिया जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बर्डन झेल रहा है, और एटलीस्ट 11 ऑफ दीज नेग्लेक्टेड डिजीज़ जो हैं वो इंडिया में है, ठीक। बैकग्राउंड क्या है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी का जो है इसने 2019 में रीचिंग द माइलस्टोन लास्ट माइल फोरम बनाया था, रीचिंग द लास्ट माइल फोरम। और इस फोरम में बहुत सारे पार्टनर्स ने मिलके वर्ल्ड एनटीडी डे बनाया था और डिमांड किया था एक्शन कि हम किस तरीके से एनटीडी को फेस भी करें, ठीक, उसका सामना करें और साथ ही साथ उसको ख़त्म भी करें, कि ये जो नेगलेक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। आप ऐसी चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। और मतलब इनको आप लड़ना फेस करोगे ना, जैसे कई लोग होते हैं जैसे कुछ किसी उनकी कुछ कमज़ोरी है तो उसको फेस ही नहीं करते हैं, इसलिए वो और कमज़ोर हो जाते हैं। उसको फेस करो पहले तो, और फिर उसके बाद उसको ख़त्म करो। ये क्या है, ये सेवरल कंट्रीज़ में होता है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में। अच्छा, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में क्या डिफरेंस है, अच्छा ये बताइए आप लोग, ठीक। कमेंट जरूर करो यार, कमेंट करने में क्या जाता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, यही मोटिवेशन है हमारा, और जो आप लोग आसानी से फ्री में जो है हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप लोग को 1% भी अच्छा लगता है तो, ठीक। एनटीडी आर स्पेशली कॉमन जो है कौन से उसमें कटिबंधीय एरिया में है जहाँ पर साफ पानी नहीं है और जो डिस्पोजल या फिर सैनिटेशन जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक। कुछ डिजीज़ जिनके क्या क्या नाम की है, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, बुरुली, अल्सर, चगास डिजीज़, सिस्टेसेरोसिस, सर्कोसिस, डेंगू फीवर हो गया, फैसियोलियासिस, लेशमैनियासिस, माइसेटोमा,
रेबीज, ट्रकोमा एक्सेट्रा। ठीक, पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी एंटिटी है कौन सी नहीं है, तो अब तो याद रहेगा ना। सब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि एंटिटी से रिसर्च से रिलेटेड जो है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है इसको वो करती है। ठीक, निर्दिष्ट तरीके से नेग्लेक्टेड डिजीज़ को टैकल नहीं करती है। ठीक, और उसके बाद ये है कि इनोवेशन नवाचार करो और इनसे निपटो। इसके बाद जो है दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु राष्ट्रीय नीति 2018 की। उसमें क्या हुआ, इसके तहत संक्रामक उष्णकटिबंधीय बीमारियों को शामिल किया गया है और इसके उपचार हेतु अनुसंधान का समर्थन करने की आवश्यकता की को पहचाना गया है। ठीक, और आपका जो है एक मसौदा तैयार किया गया है नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2017 का। इसमें क्या, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है, एक उद्देश्य ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ, पर्यावरण बनाओ, वातावरण बनाओ जिससे कि प्रोड्यूस कर सको इनोवेटर ड्रग्स को। देर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रग मैंशनड इन द पॉलिसी फॉर द एनटीडी। मतलब गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बनाई हैं एनटीडी को अभी डायरेक्टली कोई भी जो है ख़त्म नहीं कर रहा है। ठीक, इसके बाद क्या है, भारत सरकार विश्व बैंक द्वारा स्टार्स परियोजना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्या संदर्भ है समझ लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भारत सरकार की तरफ से एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री जो है काम कर रही है। तो स्टार्स प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, मान लीजिए पूछ ले तो एजुकेशन से है, हेल्थ से नहीं है, स्पेस से नहीं है, स्पेस साइंस से नहीं है, इन सबसे नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, और आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है यहीं आपका बजट भी पब्लिश करता है, यहीं आपका जो इकोनॉमिक सर्वे भी पब्लिश करता है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी यूपीएससी, हो सकता है आगे भी पूछ ले, आयोग भी पूछ सकते हैं बाकी भी। वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर जो है एक समझौता किया है बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए का, और इसमें यही है कि टीचिंग और लर्निंग, जो फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर की लर्निंग नहीं हो रही है, टीचिंग, ठीक, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे जो है लर्निंग करी जाए, एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स प्रोजेक्ट। अब ठीक, तो ये है, तो एजुकेशन संबंधित है। अब इसमें समझना एक चीज़, जो कई सारे स्टेट्स ने भाग लिया है, अब स्टेट का क्या होता है इसमें कि वो उसमें कुछ अपने में जो है रिफॉर्म करते हैं, और इसमें रिफॉर्म करके जो है वो दिखाते हैं। तो जब वो दिखाते हैं तो उस हिसाब से फेजेस में, मान लीजिए उन्होंने टास्क दिया ए कंप्लीट करो, बी कंप्लीट करो, सी कंप्लीट करो, जैसे जैसे ए कंप्लीट करोगे उसके बाद कुछ पैसा मिल जाएगा, बी करोगे उसके बाद पैसा मिल जाएगा, ताकि मतलब आप लगातार रिफॉर्म भी करते रहो और आपको एक इंसेंटिवाइजेशन, प्रोत्साहन भी रहे कि अच्छा इसके बाद जो है पैसा मिलेगा, फिर हम आगे उसको वो कर सकते हैं ख़त्म। तो ये सारा प्रोजेक्ट का है। बाकी फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। सिंपल से क्या है, इस समझौते में विश्व बैंक ने $500 मिलियन दिया है। इस तार के तहत प्रस्तावित विश्व बैंक का समर्थन मुख्य रूप से परिणाम आधारित वित्त पोषण है। वही चीज़ मतलब है कि फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स। अच्छा, अगर पूल ले, अगर किसका प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स किसका है तो वर्ल्ड बैंक का है। इसमें यह है कि जैसे रिजल्ट दिखाओगे वैसे से फाइनेंसिंग मिलेगी, सिंपल सी बात ये है। फ्री फंड में कुछ काम नहीं होता है, सीधी सी बात है। फ्री फंड में जो भी काम कर रहा है, तो जो जिसको जो है सर्विस मिलती भी है उसको लगता है अरे यार इनकी तो आदत ही है देना ही, इनका इनका कोई लाइबिलिटी, मतलब पढ़ना, या फिर जो जो लोग पैसा ले रहे हैं, जो इनको भी मतलब सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, तो और फ्री में ज़्यादातर जो चीज़ होती है आप लोग मतलब उसकी अहमियत भी नहीं होती। जैसे आप लोग देखो, जो हम लोग यहाँ पे रोज़ आप लोग के लिए जो है सुबह 6 बजे लगातार कंसिस्टेंटली पूरी मेहनत से बनाते हैं, उसके लिए आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो। कभी करीबन 2,500 लोग देखते हैं, लेकिन जो लाइक कितने आते हैं, 200। तो ऐसा मत करो, एक लाइक से आप लोग का जो है कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम लोग को प्रोत्साहन बहुत को मिलता है, ये बात है। ठीक, तो जो रेस्ट अमाउंट है विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द एज स्टेट शेयर फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ओवर पीरियड ऑफ 5 years। जो भी मतलब आप प्रोग्राम का रिजल्ट दिखाओ, प्रोग्राम के जो है पैसा पाओ, ये है। ठीक, कौन कौन से अभी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा। ठीक, अब ये प्रोग्राम फॉर रिजल्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक का है। इसमें डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स होते हैं, कि मतलब कि कुछ संकेतक बना दिए जाएंगे कि ये आपने काम कर दिया संकेतक पे, तो आपको जो है कुछ डिसबर्समेंट पैसे का हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके अंदर भी क्या होता है, स्टेट इंसेंटिव ग्रांट्स होती हैं। अब ग्रांट और लोन में फ़र्क ये होता है कि लोन में आपको वापस करना होता है, ग्रांट में वापस नहीं करने होता पैसा। विल बी यूज टू इनकरेज स्टेट टू मीट डिजायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम। ठीक, स्टेट इंसेंटिव ग्रांट्स दिए जाएंगे। ठीक, तो उसमें उससे क्या होगा, स्टेट जो है प्रोत्साहित होंगे और कई सारे प्रोजेक्ट के आउटकम करेंगे, और जब प्रोजेक्ट के आउटकम करेंगे तो वही है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। जब रिजल्ट दोगे वित्त पोषित और ज़्यादा होगे, और ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, और ज़्यादा काम आसानी से आपका काम होगा। ठीक, SIG मैट्रिक्स बनाई जाती है यही वाली। ठीक है,
और इसकी मैट्रिक्स के आधार पे जो है प्रोग्राम फॉर जो रिज़ल्ट है उसके इंस्ट्रूमेंट बनता है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को जो कौन कर रहा है काम नहीं कर रहा है इन सब को देखने के लिए, इन सब का सत्यापन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी बनाई जाती है, ठीक, जो कि परिणाम देखता है, फिर उस हिसाब से जो फंड्स का जो है वितरण कराता है, ठीक, सब वितरण देव लिखा हुआ है। स्टार प्रोजेक्ट क्या है वहीं टीचिंग लर्निंग रिजल्ट है, और 2020 में चालू हुआ था ये, आपका जो है अप्रूव किया गया था। और ये स्कीम यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें जो भी स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वहाँ पे उनकी पड़ जाए। 250 मिलियन स्टूडेंट, 1.5 मिलियन स्कूल और 10 मिलियन टीचर है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कहा था कि अगर दुनिया में चेंज लाना है तो 3 लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक उन्होंने बोला था मदर, दूसरा था फादर, और तीसरा उन्होंने बोला था टीचर। दुनिया में चेंज लाने के लिए टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो है ही है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। स्टार्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? कि सबको शिक्षा मिले, और साथ ही साथ जो स्टार प्रोजेक्ट विल बी इंस्ट्रूमेंटेड इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेरियस रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पर मेरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे, इसको पूरा देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो है मेंस पेपर्स में पूछा चुका है कई सारे, आगे भी पूछेगा, पूरा विश्लेषण वहाँ किया गया है, ठीक। तो स्टार प्रोजेक्ट जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी को भी कई सारे उसके जो पहलू हैं उसको भी पूरा करेगा। तो हम लोग इसके इसी के साथ जो है आगे हैं अपने फेवरेट सेक्शन ऑफ द डे पे, जो है कौन बनेगा IAS PCS। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग इसलिए सॉल्व करते हैं कि आप लोग को फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता रहे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अब जैसे किससे संबंधित है? इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है, भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है, और ट्रू पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये इसका स्थापना दिवस जो 28 जनवरी का होता है, क्या ये सही है कि गलत है? जैसा लगे आप वहाँ पे टिक या फिर क्रॉस लगाओ, ठीक। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है, और इसका जो मोटो है वो क्या है? वयम रक्षमा, वी प्रोटेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आप बताइए, ठीक। अगर आप लोगों को ये सही लगता है दूसरा वाला, और तो ये दूसरा वाला मतलब ये बी वाला ऑप्शन तो होगा, सी भी हो सकता है, तो और क्योंकि इसमें 3 भी है तो उसके लिए अभी थोड़ा रुकेंगे, ठीक। तो 2 बिल्कुल आपको पता लगेगा कि होता ही होता है, तो आप लोग ये 2 3 मतलब आपके अभी हो रहे हैं, एक एलिमिनेट हो गया है। तो उसके बाद ये इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में भी। अब इसमें आपको लग रहा है कि सी भी हो सकता है और डी तो हो ही नहीं सकता, सॉरी डी भी नहीं हो सकता, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो तीसरा वाला भी हो गया आपका, और पहला वाला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 28 तारीख को नहीं होता है, ये 1 फरवरी को होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। 45वां जो है राइजिंग डे था, ये 1970 फरवरी में चालू किया गया था। एक कमेटी थी, ये कमेटी का नाम जानना जरूरी है, KF रुस्तम जी, ठीक। ये पारसी थे, और इन्होंने रिकमेंड किया एस्टेब्लिशिंग कोस्ट गार्ड का, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स रिपोर्ट 1975 में 77 में बन गए थे। आप लोग को मैंने कोस्ट गार्ड कहाँ से कहाँ तक गार्ड करता है जो है समुद्र में, इसकी जानकारी पहले दे रखी है। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताओ यार, अगर रोज़ देख रहे हो तो ज़रूर आप लोग को जो है इस मतलब याद होगा, तुरंत लिख सकते हो आप लोग, ठीक। तो इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। लाइक करने में क्या जा रहा है यार, कुछ भी मतलब हम लोग को मोटिवेट तो कर ही सकते हो ना। साथ ही साथ अगर आप लोग को पर्सनल गाइडेंस ऐसे जैसा है गाइडेंस हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग पर्सनली भी हमसे जुड़ सकते हैं। UPSC का तो अभी नया ग्रुप चालू हुआ है, तुरंत आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और UPFO का अभी जो है पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ एक जगह, ठीक। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 96960660 पे कॉल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।